मैं हूं डॉक्टर नीतू माथुर और आज का टॉपिक है बीएससी पार्ट 3 के पहले पेपर का हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम। हर्डमानिया एक यूरोकॉर्डेट है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। हर्डमानिया का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो भागों से मिलकर बना है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल, पूरी आहार नाल, और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियों के अंदर लिवर यानी यकृत और पाइलोरिक ग्रंथियाँ आती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया अगर हम देखें तो इसके अंदर जो आहार नाल है वो कॉइल्ड होती है, कुंडलित होती है और मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक कंटिन्यूएशन में चलती है। कॉइल्ड एलिमेंट्री कैनाल है। इफ़ वी कट ओपन द एनिमल, अगर हम एनिमल को का काट देखें तो इसके मुख्य रूप से जो मेन इसका पार्ट है वो है दो ओपनिंग। इसको हम बोलते हैं ब्रेंकियल अपर्चर या माउथ। ये है एट्रियल अपर्चर या एट्रियल साइफन, और ये एनस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम आहार नाल की शुरुआत करते हैं माउथ से। हर्डमानिया का जो आहार नाल का प्रथम भाग है वो है ब्रेंकियल अपर्चर या माउथ, जो नीचे की तरफ खुलता है बकल कैविटी में, मुख गुहा या बकल कैविटी में। बकल कैविटी जो है वो फिर खुलती है ग्रसनी में, और इसकी ग्रसनी एक बहुत बड़ा पार्ट है। पूरी जो बॉडी है उसके मेजर पोर्शन को इसकी ग्रसनी घेरे रहती है। ग्रसनी के बाद में ईसोफेगस, ग्रासनाल, ग्रासनाल के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में आहार नाल, इंटेस्टाइन्स और आंत, और उसके बाद में रेक्टम और एनस। ये इसकी पूरी संपूर्ण आहार नाल प्रदर्शित करता है। जो इसका मुख वाला भाग है, मुख वाले भाग के अंदर चारों तरफ ओष्ठ होते हैं, चारों तरफ से बॉर्डर्ड रहता है वो लिप्स के द्वारा, जो टेस्ट या आवरण या ट्यूनिक द्वारा बनाया जाता है। ये मुख खुलता है बकल कैविटी के अंदर। ये जो बकल कैविटी है, इस बकल कैविटी के आधार पर स्फिंक्टर्स उपस्थित होते हैं। ये बकल कैविटी बकल साइफन में है और इसके आधार पर स्फिंक्टर उपस्थित हैं जो कि इसके ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं, खोलने और बंद करने को कंट्रोल करते हैं। और इसके नीचे बकल ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं, ब्रेंकियल स्पर्शक लगे होते हैं। ये जो ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं लगभग 64 होते हैं नंबर में, और इन ब्रेंकियल टेंटिकल्स का स्ट्रक्चर हम देखें तो ये इस तरह से होते हैं। ब्रेंकियल जो टेंटिकल्स हैं उसके अंदर रिच नर्व सप्लाई होती है, इसमें रिचली सप्लाइड विथ नर्व्स होते हैं। ये सिकल की आकृति के होते हैं, सिकल शेप्ड होते हैं, और एक ब्रॉड बेस के द्वारा नीचे अटैच्ड रहते हैं। इनके अंदर एक ब्रॉड बेस होता है, चौड़ा बेस होता है, जो कि ये नीचे अटैच्ड रहते हैं। 64 इनका नंबर होता है। और हम अगर इनको इलाज करें तो 64 के अंदर 8 बड़े, 8 लार्ज, 8 मीडियम, 16 स्मॉल और 32 वेरी स्मॉल टेंटिकल्स हैं। ये टेंटिकल्स की वृहद अगर हम मैग्नीफाइड संरचना देखें तो एक बेस होता है, और फिर उसका जो लोअर पोर्शन होता है वो थिन पोर्शन है जो कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम से बना होता है, और जो अपर थिक बॉर्डर है उसके ऊपर खूब सारे टेंटिकुलेट्स लगे होते हैं। बहुत सारी शाखाएं हैं, लगभग 12 टेंटिकुलेट हैं। ये पहला, और यहाँ पहुँचते पहुँचते 12वां टेंटिकुलेट होता है। और हर टेंटिकुलेट के अंदर उसकी सेकेंडरी ब्रांचेस और टर्शियरी ब्रांचेस, द्वितीयक उसकी शाखा और तृतीयक शाखा होती है। इस तरह से शाखित होता है जो कि नर्व से या तंत्रिकाओं से रिचली सप्लाइड होता है, और इनके जो फ्री एंड्स होते हैं वो बीच में मिलते हैं और बीच में मिलकर एक सीव या छलनी नुमा संरचना बना लेते हैं। तो हमने देखा कि जो माउथ है, माउथ नीचे खुलता है बकल कैविटी में जिसमें स्फिंक्टर है, और फिर वो स्फिंक्टर के नीचे 64 ये ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं जो छन्नी नुमा संरचना बनाते हैं।
उसके बाद में आता है फेरिंक्स, ग्रसनी। ये पूरा भाग जो है वो ग्रसनी का है। और इस फेरिंक्स वाले भाग को या ग्रसनी वाले भाग को हम दो भागों में बांटते हैं, प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल सेक। जो प्री ब्रेंकियल जोन है वो इसका एंटीरियर रीजन होता है, और जिसमें कि ये इसका एंटीरियर पोर्शन है प्री ब्रेंकियल जोन, और ये पूरा कहलाता है ब्रेंकियल जोन या ब्रेंकियल बास्केट, ब्रेंकियल सेक। प्री ब्रेंकियल जोन के अंदर दो मुख्य संरचनाएं देखी जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं पेरीफेरेंजियल बैंड्स। ये पेरीफेरेंजियल बैंड्स हैं दोनों, और इन पेरीफेरेंजियल बैंड्स के बीच में जो खांच होती है उसको हम पेरीफेरेंजियल ग्रूव कहते हैं। ये पेरीफेरेंजियल बैंड्स और पेरीफेरेंजियल ग्रूव जो है वो प्री ब्रेंकियल जोन बनाती हैं। जो एंटीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड है वो कंटिन्यूअस होता है। एंटीरियर पेरीफेरेंजियल होता है वो एक कंप्लीट रिंग होती है, और उसके ऊपर एक डॉर्सल ट्यूबिकल कॉइल संरचना जो है वो पाई जाती है, अदरवाइज ये कंटिन्यूअस रिंग होती है। लेकिन जो पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड होती है, उन पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं, वो इंटरप्टेड रहती है, कंटिन्यूअस नहीं रहती है। पृष्ठ भाग में डॉर्सल लेमिना और अधर भाग में एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। जो पेरीफेरेंजियल बैंड्स हैं उनके अंदर लंबे सीलिया होते हैं। हम देखिए ये इस तरह से पेरीफेरेंजियल बैंड्स बने हुए हैं, और ये जो सीलिया हैं वो लंबे हैं, लेकिन जो पेरीफेरेंजियल ग्रूव खांच बनती है उसके अंदर छोटे पक्षमाभिका या सीलिया उपस्थित होती हैं। ये है प्री ब्रेंकियल जोन की बात। अब हम अगला जो मेन इसका पोर्शन है वो है ब्रेंकियल बास्केट। और हम जो ब्रेंकियल सैक या ब्रेंकियल बास्केट इसलिए कहते हैं कि जो लेटरल सीलिया, ये जो सीलिया होते हैं, स्टिग्मेटा होते हैं, वो इस तरह से उसको परफोरेटेड या छिद्रित किए रहते हैं जिस तरह से बास्केट के अंदर छिद्र पाए जाते हैं। और यहाँ से अगर हम इसमें जो पानी आता है वो छन कर एट्रियम में नीचे चला जाता है। तो ये कम्युनिकेट करता है एट्रियल कैविटी से, और हर साइड में, ब्रेंकियल सैक के हर साइड में लगभग 2 लाख स्टिग्मेटा या ये जो छिद्र हैं 2 लाख छिद्र उपस्थित होते हैं। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं स्टिग्मेटा एरिया के अंदर। रिचली वेस्कुलर होता है, इंटरनल लॉन्गिट्यूडनल आंतरिक लंबवत और एक्सटर्नल ट्रांसवर्स बाह्य अनुप्रस्थ वेसल्स इसमें उपस्थित होती हैं। और हर पास का जो गिल छिद्र है वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है इंटरसीक्वेंटल बार्स के द्वारा। और इसका मतलब ये इंटरलेसिंग है, एक तरह से इस तरह की संरचना बना लेते हैं। ये बास्केट नुमा संरचना नज़र आती है। इसके कई सारे भाग हैं ब्रेंकियल सैक, जैसे ट्रेबिक्यूली। जो ब्रेंकियल सैक होता है वो उसकी जो इनर वॉल होती है वो कई सारे फोल्ड्स में फोल्ड रहती है, 9-10 फोल्ड हर साइड में होते हैं, जो कि इनर सरफेस नॉन सीलेटेड होता है। लेकिन जो उसका बाहरी सरफेस है इस ब्रेंकियल सैक का, जो बाहरी सरफेस है वो मेंटल से कुछ संरचनाओं के द्वारा जुड़ा रहता है, जिनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, और उन संरचनाओं को हम बोलते हैं ट्रेबिक्यूली। उसी तरह से जो दूसरा पार्ट है ब्रेंकियल सैक का वो है डॉर्सल लेमिना। डॉर्सल लेमिना एक फ्लैप होता है, थिन पर्दानुमा संरचना होती है, जो कि ब्रेंकियल जो पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड जो है उससे सस्पेंडेड रहती है और लटकी भी रहती है। टंग लाइक जिह्वानुमा उसमें संरचना निकली रहती है, जिन्हें हम लैंग्यूलेट्स कहते हैं, और ये भी सीलेटेड एपिथेलियम से ढकी रहती हैं, गटर्स बनाती हैं। मध्य अधर भाग के अंदर, ग्रूव के अंदर एंडोस्टाइल उपस्थित होती है। जो अग्र भाग में एंडोस्टाइल जो है वो पेरीफेरेंजियल बैंड ग्रूव जो है उससे कंटिन्यूअस रहती है, लेकिन पिछला भाग जो होता है वो जो मार्जिनल फोल्ड्स जो होते हैं वो पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और उसके बाद में ये रेट्रोफेरेंजियल फोल्ड कहलाते हैं और ईसोफेगस या ग्रासनाल से अटैच हो जाते हैं। तो और एंडोस्टाइल के अंदर 5 ट्रैक्स होते हैं। ये जो 5 ट्रैक हैं उनमें 2 लेटरल और 1 मीडियन पेयर होता है, और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स उसके अंदर उपस्थित होती हैं, जो कि श्लेष्मा का स्रावन करती हैं। और यही वो एंडोस्टाइल है जो कि सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर हाइपोफेरेंजियल ग्रूव होती है, और यही ऐसा माना जाता है कि आगे चलकर वर्टिब्रेट्स की थायराइड जो है वो बनाती है।
तो ये हमने देखा फेरिंग्स का पोर्शन है, प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल बास्केट, जो ट्रेबिक्यूली जो है वो डॉर्सल लेमिना, एंडोस्टाइल, ये एंडोस्टाइल की पोजीशन है नीचे, ये सब मिलाकर इसके फेरिंग्स का पार्ट बनाती हैं। नाउ ग्रसनी के बाद में जो भाग आता है वो है ग्रासनाल, ईसोफेगस। ये वाला जो भाग है ये ईसोफेगस है, और ये जो ईसोफेजियल एरिया है, जो ईसोफेगस होता है वो बहुत ही छोटा, कर्व्ड और मोटी दीवार वाली एक ट्यूब होती है, और उसके अंदर 4 लंबवत पक्षमाभिकीय खाँचें होती हैं जो कि खाने को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। उसके बाद में स्टमक जो है वो वाइडर पोर्शन है, ये स्टमक है जो दोनों ही तरफ से स्फिंक्टर्ड रहता है। इसके जो इस स्टमक के अंदर स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं जो भोजन के आवागमन को नियंत्रित रखते हैं, और दोनों तरफ के अंदर, स्टमक के दोनों तरफ में ये लिवर के लोब हैं। ये राइट लोब ऑफ लिवर है, ये लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। सब इंटेस्टाइन जो है वो ये यू शेप्ड की होती है, ये इसकी डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये इसकी असेंडिंग, ये नीचे आती हुई लिम्ब होती है, भाग होता है, ये ऊपर जाता हुआ भाग होता है, और एक तरह से लूप बना लेता है जिसमें कि जो है वो लेफ्ट गोनेट या जो बायां जनद है वो उपस्थित होता है। इसके बाद में रैक्टम अगेन जो है वो सीलिया से सीलिएटेड रहता है। इसके अंदर भी 4 ओष्ठ होते हैं, और फिर ये खुलता है क्लोएका में। ये जो रेक्टम है ये अभी कॉइल्ड है ट्यूब, ये खुलता है यहाँ पे, ये क्लोएका है। जो रेक्टम एनस है इस तरह से यहाँ क्लोएका में खुलता है। क्लोएका जो है वो फिर वो एट्रियल साइफन है, उसमें खुलती हैं। ये भी स्फिंक्टर्स होते हैं जो इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर भी एट्रियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और एट्रियल अपर्चर जो है वो फिर बाहर की तरफ खुलता है। तो जो भी फूड है या जो भी पानी है उसका पैसेज यही है। यहाँ से पानी जो एनिमल है ये, इसका अगर हम फीडिंग बिहेवियर देखें तो वो इस तरह का होता है कि ये एक सूक्ष्म जीवी फिल्टर फीडर है, पर्यानिषेधक टाइप का भोजन ये लेता है, सीलियरी, और इसके जो भोजन है वो एल्गी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, डाइटम, इन्फ्यूसोरियंस होते हैं। जैसे ही लेटरल सीलिया जो होती है स्टिग्मेटा की, इसमें स्टिग्मेटा, इतने सारे स्टिग्मेटा हैं, जितने भी स्टिग्मेटा हैं, गिल चित्र हैं, इनके पार्श्व जो सीलिया है उनकी लगातार बीटिंग से पार के पानी में करंट प्रोड्यूस्ड होती है, और वो करंट इस तरह प्रोड्यूस होती है कि पानी जो है वो इनके माउथ में एंटर करता है। जैसे ही पानी माउथ में एंटर करता है, नीचे आता है, तो ये जो 64 हमने देखे ब्रेंकियल टेंटिकल्स हैं वो एक तरह से छलनी नुमा संरचना बना लेते हैं, और उस छन्नी से छन कर पानी नीचे आता है। तो जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, अनपैलेटेबल पार्टिकल्स होते हैं, वो ऊपर ही रह जाते हैं, और छन कर भोज्य योग्य पदार्थ जो है वो नीचे इस ग्रसनी के अंदर, बकल कैविटी से होते हुए इस ग्रसनी के अंदर आते हैं। उसके बाद में इस ग्रसनी में आते हैं, वहाँ से इनको लेटरल सीलिया की लगातार बीटिंग से क्या होता है कि ये ब्रेंकियल सैक के अंदर दीवार में सेटल हो जाते हैं। वहाँ पर उसी दीवार के अंदर एंडोस्टेल से आने वाला म्यूकस भी होता है, श्लेष्मा होता है, जो उस भोजन में मिलकर एक लंबी कॉर्ड बनाता है, और फिर फ्रंटल सीलिया की अपवर्ड बीटिंग के द्वारा जो ये डॉर्सल लेमिना होता है वो फोल्ड हो जाता है, और भोजन को ईसोफेगस या ग्रासनाल की तरफ धकेलता है। जब भोजन है वो ग्रासनाल में आता है, और ग्रासनाल से फिर ये भोजन आगे स्टमक में आता है। जो स्टमक है वो उस स्टमक के अंदर लिवर की कुछ डक्ट्स होती हैं, 10-12 डक्ट्स जो हैं वो मिलकर इस स्टमक में खुलती हैं, और स्टमक में ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, हिपैटिक डक्ट्स हैं, वो अपने साथ में कुछ एंजाइम्स, एमाइलेज, प्रोटीएजेस और माइल्ड लाइपेज लेके आती हैं। और एमाइलेजेस और प्रोटीएजेस जो होते हैं वो एमाइलेज जो है वो माल्टोस का पाचन करता है, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ते हैं, और माइल्ड लाइपेज जो हैं वो फैट को तोड़कर भोजन का पाचन आरंभ करते हैं। और फिर ये आता है आगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर भी जो है वो पाइलोरिक ग्रंथि उपस्थित होती है, और इसमें ये भी हमारे ये भी हमारे पेनक्रियास या अग्नाशय के जैसे काम करती हैं। इसमें जो डक्ट है वो इंटेस्टाइन में खुलती हैं, बचे हुए भोजन का पाचन किया जाता है, और फिर जो अपचित भोजन है वो रेक्टम में आता है, और फिर यहाँ से क्लोएका में आता है, और इस एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि इस एनिमल के अंदर जो
यहाँ पर मोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं जो छन्नी नुमा संरचना के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं, वो पानी के रिवर्स फ्लो से बिल्कुल बाहर निकाल दिए जाते हैं। जैसे ही संकुचन इनके अंदर होता है, पानी दोनों तरफ से बाहर निकलता है, तो उस रिवर्स फ्लो से मोटे पार्टिकल्स वापस इस जगह से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनका जो रिजर्व्ड फूड है वो कंसेंट्रली स्ट्रिएटेड स्टार्च लाइक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि लिवर की या इसोफेगस की दीवार में एकत्रित रहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जो रेक्टम है वो यहाँ खुलता है और इसमें इनके अंदर इतना संकुचन होता है कि ये 10 से 12 सेंटीमीटर दूर तक एक्सपेल कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं भोजन को। तो इस तरह से इसकी पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है और पचा हुआ जो पदार्थ है, रिजर्व फूड, इनके अंदर एकत्रित रहता है।